Welcome to NCERT Complete Cover Series. Useful for all competitive exams. हाय गाइस, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज में, जिसमें हम क्लास 6 टू 12 की सारी एनसीईआरटीज को कवर करने जा रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस का काम करती है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री का 9th चैप्टर और पाठ का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। कुल मिला के इस चैप्टर में हम गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य के आसपास की हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्या बताती है प्रशस्तियाँ। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। पहले ही पॉइंट में इसका आंसर है, प्रशस्ति एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जो शासकों की प्रशंसा में लिखी जाती थी। मतलब गुप्त काल के आसपास शासक की तारीफ करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए उनके दरबारी कवि जो रचनाएं लिखते थे उन्हीं को प्रशस्ति कहा गया। दूसरा पॉइंट है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। मतलब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशस्ति इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है प्रशंसा, क्योंकि इन रचनाओं में शासक की प्रशंसा ही की जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्रशस्ति। तीसरा पॉइंट है, गुप्त काल में प्रशस्तियों का महत्व बहुत बढ़ गया। मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस काल में प्रशंसा मतलब ये जो प्रशस्तियाँ थी ये ज़्यादा लिखी गई या इनका महत्व अधिक बढ़ गया। तो वो आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल में इनकी परंपरा थोड़ी ज़्यादा चली। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं कोई इसी क्वेश्चन के अंदर ही बन गया कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का नाम क्या था, इलाहाबाद प्रशस्ति। या उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति में किस शासक की प्रशंसा की गई। तो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देना है। जो पॉइंट पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे भी उलट पुलट करके आ सकता है एग्ज़ाम में। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो आइए देखते हैं हम समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति क्या है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ध्यान रहे, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि ये इलाहाबाद प्रशस्ति जो थी समुद्रगुप्त की किसने लिखी, हरिसेन ने। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। जो करना हो के पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है, कवि ने इसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा, एक विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में दर्शाया है। मतलब ये सारी चीज़ें उनकी प्रशंसा में कही है। तो आपको पॉइंट के हिसाब से भी ये तीनों याद होनी चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी तीन विशेषताएं बताई गई समुद्रगुप्त की। तो इन तीनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताकर उसकी प्रशंसा की गई। मतलब इतने उच्च स्तर लेवल पर उसकी प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारतीय इतिहास में किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के अधीन राजाओं के 4 वर्ग कौन से थे। मतलब समुद्रगुप्त एक तो इसने साम्राज्य का बहुत प्रसार किया, फिर इसके पूरे साम्राज्य में जो राजा थे उनको 4 वर्गों में बांटा जाता है। वो 4 वर्ग कौन से हैं ये समझना है। तो पहला पॉइंट है, पहला वर्ग आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ध्यान रहे कि उत्तर भारत में जो क्षेत्र थे उनको आर्यवर्त कहा जाता है और इनके 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हरा करके अपने क्षेत्र में मिलाया। तो ये तो हो गई पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरा वर्ग दक्षिणापंथ के उन 12 शासकों का है जिन्हें हराने के बाद समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब उत्तर भारत के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासक, इन सबको हराया और इनको फिर दक्षिण भारत वालों को शासन करने की अनुमति दे दी कि वापस आप अपने क्षेत्र में शासन कर सकते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त के अधीन रहकर। ये दूसरा वर्ग हो गया। बढ़ते हैं तीसरे वर्ग की तरफ। तीसरे वर्ग में बंगाल, असम, नेपाल व उत्तर पश्चिम के कई गण व संघ जैसे क्षेत्र शामिल थे जो समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते हुए उनके लिए उपहार आदि इसमें आपको कर देना है, उपहार आदि लाते थे। मतलब कि ये ऐसे क्षेत्र थे जिनको हराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये पहले से ही एक तरह से उनके अधीन रहते थे और
उस अधीनता को दिखाने के लिए उनको उपहार आदि ला करके देते थे। तो ये हो गया तीसरा वर्ग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ चौथे वर्ग की तरफ। चौथे वर्ग में श्रीलंका, पश्चिमोत्तर के वे बाहरी क्षेत्र थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वंशावलियाँ किसे कहते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, पूर्वजों की सूची को वंशावली कहा गया। मतलब प्रशस्तियाँ या ऐतिहासिक रचनाएं जिनमें पूर्वजों की सूची होती है कि एक शासक का नाम, फिर उसके पुत्र का नाम, फिर उसके पुत्र का, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पूरे पूर्वजों की सूची आ गई। तो इस तरह की पूर्वजों की जो सूची होती है उसको वंशावली कहा गया। दूसरा है, जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति की वंशावली में समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, एक ही वंश के पूर्वजों के बारे में बताया गया है, इसलिए ये क्या है, एक तरह की वंशावली है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त की माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण से थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त की माँ, या फिर क्वेश्चन कुमारी देवी के नाम से भी आ सकता है कि किस गण से थी, लिच्छवी से। नेक्स्ट है, उनके पिता चंद्रगुप्त ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित पर टिप्पणी कीजिए। हर्षवर्धन एक शासक थे, उनके ऊपर लिखी गई किताब का नाम है हर्षचरित। अब देखते हैं इसमें क्या था। फर्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले 600 ईस्वी में शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले तो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई किताब कौन सी थी, हर्षचरित। किसने लिखी, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की रचना कौन सी थी, हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना थी, बाणभट्ट की। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से तैयार रहना है। तीसरा पॉइंट है, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेसर के राजा बने। थानेसर इनकी राजधानी थी, यहाँ के राजा बने थे हर्षवर्धन। फोर्थ है, दक्षिण में साम्राज्य के प्रसार के दौरान चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोका। तो ध्यान रखना है, इनको किसने हराया था दक्षिण में जाते वक्त, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य राजा थे। नरेश मतलब राजा। पांचवा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में ही रहा। तो बस ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ये किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दक्षिण भारत में एक चालुक्य वंश था, उसके बारे में हमें समझना है। तो पहला पॉइंट है, चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें तो खास करके नदियों का ही क्वेश्चन बनता है कि ये किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र में था, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। दूसरा है, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यहाँ पर ऐहोल राजधानी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और ये एक व्यापारिक केंद्र भी था, मतलब व्यापार के लिए प्रसिद्ध भी था, सबसे ज़्यादा व्यापार इस क्षेत्र का यहीं से होता था। ऐहोल में कई मंदिर थे, इसलिए धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, ये इसकी एक और विशेषता थी। चालुक्य के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने अपनी रचना में उस काल का वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे फेमस शासक कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय। इनके दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना में इनके बारे में लिखा है। पांचवा है, चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट व चोलों मतलब चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। कि पहले तो चालुक्यों का शासन चल रहा था, फिर राष्ट्रकूटों ने भी अटैक किया और चोल वंश ने भी अटैक किया, तो इन दोनों ने चालुक्यों को समाप्त कर दिया। ये था छठा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की तरफ। गुप्तोत्तर राजाओं ने कुलीनों का समर्थन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए? गुप्तोत्तर शासक मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो दूसरे शासक आए उनको गुप्तोत्तर कहा गया। ये अपने साम्राज्य में कुलीनों को यानी कि अमीर वर्ग के लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, देखते हैं आंसर में। पहला पॉइंट, कुलीनों का समर्थन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि स्थानीय प्रशासन में वहाँ के लोगों का बोलबाला था। मतलब जैसे कोई सम्राट है, उसका साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला है, तो दूर दूर के स्थानीय क्षेत्रों में
वहाँ के जो लोग होते हैं उनका बोलबाला था और यही कुलीन थे, इसलिए इनका समर्थन जुटाना ज़रूरी था। तो इसके लिए थे कौन कौन से लोग, वो ABC पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे नाम NCERT में दिए गए हैं तो इनके शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। एक थे नगर श्रेष्ठी, जो नगरीय व्यापारी होते थे प्रमुख। एक थे सार्थवाह, जो व्यापारियों का नेता होता था। और प्रथम कुलिक मतलब लिपिक का प्रधान, लिपिकों का मतलब लिपिक यानी क्लर्क, तो उस टाइम पर भी लिखा पढ़ी का काम होता था, उनका प्रधान प्रथम कुलिक कहलाता था। तो ये इस तरह के कुछ कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। इन सब को राजा अपने पास इनका समर्थन जुटाए रखता था। दूसरा पॉइंट है, कुलीनों को दिए गए प्रशासकीय पद आनुवंशिकीय बन गए, जैसे कि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक थे। मतलब इन कुलीनों को जो एक प्रशासकीय पद राजा ने दिया, अब वो आनुवंशिकीय बन गया। आनुवंशिकीय मतलब कि इसके बाद फिर इसके बेटे को मिलेगा, फिर इसके बेटे को मिलेगा, फिर इसके बेटे को, एक ही वंश के बाप बेटों को ये पद मिलता रहेगा। इसे कहते हैं आनुवंशिकीय पद। अब है तीसरा पॉइंट, कभी कभी कुलीनों को एक से अधिक पद भी दिए गए, जैसे हरिसेन महादंडनायक मतलब न्यायाधीश, युद्धों के मामलों का मंत्री मतलब महत्वपूर्ण पद मंत्री, सभी पदों को संभाल रहे थे। मतलब एक से ज़्यादा तरह की पोस्टों को संभाल रहे थे। तो ऐसे अभी सिस्टम था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पोस्ट दी गई थी। 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय इतिहास में सभाओं की क्या भूमिका थी। ये सभाएं क्या थी, इनको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट है, ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते हैं। मतलब ब्राह्मण जो भूस्वामी होते थे वो अपना एक संगठन बनाते थे जिसको सभा कहा गया। ध्यान रखना, ये सभाएं जो हैं ब्राह्मणों की एक तरह का ग्रुप है, एक समूह है, यही सारा शासन संभालते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो मतलब ये क्या हो गया, ये जो सभा थी एक तरह का मंत्रिमंडल हो गया। और इसमें मंत्री कौन थे, ब्राह्मण भूस्वामी। और ये अपनी उप समितियाँ बनाते थे, अलग से एक अधिकारियों का ग्रुप, वो ये सारे काम संभालते थे। मतलब कि सभा जो थी वो उप समितियों के ऊपर थी, इनको ऑर्डर देती थी और फिर समितियाँ जाके काम करती थी। ये सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, एक तरह से सरकार का सारा काम। नेक्स्ट है, जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ उर नामक सभा होती थी। तो ध्यान रखना है, जहाँ ब्राह्मण स्वामी ये सब नहीं होते थे तो गांव के क्षेत्र में उर नामक एक संस्था होती थी, वो ये सारे काम संभालती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा गया। इसके अलावा व्यापार को संभालने वाली जो सभा थी, समूह था, उसको नगरम कहा गया। इन सभी शब्दों का शाब्दिक अर्थ आपको अच्छे से समझ लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, कालिदास कौन था। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक थे। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और उनका जो ग्रंथ है, उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है और उसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब है नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। इसमें कथन है, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यह कथन किस संदर्भ में व किसने लिखा। मतलब किसने ये बात कही कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो आंसर है, राजा की सेवा के किसी क्षेत्र से, यहाँ पर सेवा को चेंज करके आपको सेना कर देना है, मिस्टेक है राइटिंग में। राजा की सेना के किसी क्षेत्र से गुजरने पर होने वाले नुकसान के संदर्भ में बाणभट्ट ने लिखा, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब ये कथन लिखा किसने, बाणभट्ट ने। क्यों लिखा कि इसका मानना था जब राजा की सेना कहीं से गुजरती थी तो इतना ज़्यादा एक तरह से उत्पात मचाते हुए निकलती थी कि धूल इतनी ज़्यादा उड़ती थी कि पूरी दुनिया ही धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब उस अफरा तफरी के माहौल के लिए उन्होंने ये कथन लिखा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र सेना रखने वाले सेना नायक को क्या कहा गया। सामंत कहा जाता था। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। 13वां क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, पैगंबर मोहम्मद ने। इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है, कुरान। और बाणभट्ट किसके दरबारी थे, हर्षवर्धन। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो इस चैप्टर के साइड में बॉक्स में दी गई थी, तो वहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब भी यहाँ शामिल किए गए हैं। तो आज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।